नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली पाटन, कवर्धा और साजा का क्या होगा, क्योंकि जो संदेश मिल रहे हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है, वो हैरान करने वाली है। राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा देने वाली ऐसी जानकारी जिसे हम आपके साथ साझा करेंगे। एक जमीनी पत्रकार अनिल मिश्रा, जिन्होंने करीब 3.5 दशक छत्तीसगढ़ के विभिन्न अखबारों में दिए, नव भारत जैसे प्रतिष्ठित अखबार में लंबे समय तक काम करने के अलावा फील्ड पर जाकर खासकर राजनीति को जीने वाले अनिल मिश्रा से आज हम चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उनका विश्लेषण क्या कहता है। इस तरह से एक्सपर्ट की राय भी हम आपके सामने रखेंगे। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में आमतौर पर केंद्रीय स्तर पर वैसी चर्चा नहीं होती रही, लेकिन अचानक छत्तीसगढ़ राजनीति के केंद्र में आ चुका है। खासकर पाटन की सीट की बात करूंगा मैं, जहां भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। सांसद विजय बघेल जो उनके भतीजे हैं, इस बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जमीनी हकीकत क्या है, आपके पास क्या इनपुट्स हैं, आप बताएंगे मुझे। पवन जी, इस बार के जो चुनाव है, मैंने अपने पत्रकारिता की जो 3.5 दशक बिताए हैं, उसमें सबसे अनोखा चुनाव रहा है जी। इस बार चुनाव में मुद्दे सतह पे नज़र नहीं आए, बल्कि जो घोषणाएं थी दोनों दलों की, उसकी ज़्यादा चर्चा होती रही। और स्वाभाविक रूप से इस बार का चुनाव जहां कांग्रेस ने भूपेश बघेल के चेहरे पे लड़ा है, वहीं बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ये चुनाव लड़ा है। जहाँ तक पाटन की बात है, पाटन हमेशा से ही बहुत जागरूक क्षेत्र माना जाता रहा है। भूपेश बघेल वहाँ पर लगातार 7वीं बार चुनाव लड़े हैं और विजय बघेल 4थी बार चुनाव लड़े हैं। जहाँ तक दोनों के पाटन क्षेत्र में प्रभाव की बात है, तो मेरा अपना मानना है, जो मैंने देखा है, दोनों से मेरे बहुत निजी ताल्लुकात भी रहे हैं। दोनों का प्रभाव, दोनों की टीम, दोनों के समर्थक लगभग बराबर है। और परंतु जो जाति समीकरण है पाटन का, और जिस तरह से भूपेश का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में रखकर लड़ा गया है, उसके आधार पर लोग ये मान के चल रहे हैं कि वेटेज थोड़ा सा भूपेश बघेल का रहेगा। परंतु जो चुनावी समीकरण, वहाँ के जाति समीकरण है, उस पर नज़र डालें तो मुझे लगता है कि ये चुनाव 50-50 का है। उठ किसी भी करोड़ पे बैठ सकता है। तो बीजेपी ने, क्योंकि पहली लिस्ट में करीब 2 महीने पहले विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और विजय बघेल पहले दिन से ही पाटन क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है विजय बघेल ने जहां वो नहीं पहुंचे हों। दूसरी तरफ, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पूरे 90 सीटों की जवाबदारी थी, तो उसको जितना समय देना चाहिए था भूपेश बघेल, वो उतना समय नहीं दे पाए हैं। अब उनके कार्यकर्ता कितनी मजबूती से चुनाव लड़े हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि पाटन का परिणाम क्या आता है। अच्छा, एक जो बात समझने वाली है कि यहाँ साहू समाज जो पाटन में अधिक संख्या में है, अपेक्षाकृत कुर्मी समाज के, और कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों ही प्रत्याशी, जबकि सर्व कुर्मी समाज के जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं विजय बघेल। जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से आते हैं, और किसी भी समाज विशेष के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मुख्यमंत्री उनके समाज से आते हैं, तो जाहिर तौर पर कुर्मी समाज का पड़ला कहीं ना कहीं विजय बघेल की अपेक्षा भूपेश बघेल पर ज़्यादा होगा। लेकिन साहू समाज के बारे में जो बताया जा रहा है कि 80 से 85 हज़ार की संख्या है, आपको क्या लगता है? और उसके अलावा सतनामी समाज है 25 हज़ार की संख्या में। इस जाति का समीकरण के बारे में क्या लग रहा है आपको? झुकाव कैसा रहेगा? मैंने पाटन चुनाव के दौरान पाटन क्षेत्र से जो मैंने फीडबैक लिया है, उसमें जो मुझे फीडबैक मिला है कि इस बार कुर्मी समाज लगभग बराबरी में बट गया है। और दूसरा सबसे बड़ा समाज 80-85 हज़ार साहू समाज है। बल्कि साहू समाज को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। दक्षिण पाटन जो क्षेत्र है वो साहू बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर जो फीडबैक या जो लोगों से बात करो पाटन क्षेत्र के, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वहाँ के पत्रकारों से, तो बोलते हैं दक्षिण पाटन में भूपेश बघेल भारी है। दक्षिण पाटन में भूपेश बघेल भारी है। परंतु इसका कारण क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। उसका कारण मुझे एक ही समझ आता है कि पिछले चुनाव में
एक प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने पाटन में, और बाहर से ही सही मोतीलाल साहू को लाकर यहाँ उन्होंने बतौर प्रत्याशी मैदान उतारा था, और अच्छे खासे करीब 55,000 के आसपास उनको वोट मिल गए थे। उस समय लोगों की मतलब जो विश्लेषक थे वही माने कि साहू समाज एकजुट होकर मोतीलाल साहू के पक्ष में वोट किया था। इस बार क्या हुआ कि साहू समाज की दावेदारी वहाँ उसको उम्मीद थी कि हमको इस बार भी मिलेगी, परंतु उल्टे काट के फिर उनकी दावेदारी काट के विजय बघेल को पूरा मैदान में उतार दिया गया। पिछले चुनाव में मोतीलाल साहू के चुनाव में विजय बघेल एक भी दिन पाटन क्षेत्र नहीं गए थे। ये जो नाराजगी है साहू समाज में, लगता है मुझे थोड़ा सा विजय के प्रति है। अच्छा, विजय बघेल के प्रति है या भाजपा के प्रति, क्या लग रहा है? नहीं, विजय बघेल के प्रति व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत रूप से आपको नजर आ रही। अच्छा, तीसरा सतनामी समाज के बारे में, बालदास जी के भाजपा प्रवेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ रुद्र गुरु जी की वो पोजीशन नहीं रही सतनामी समाज के, हालांकि वो गुरु हैं, वो उनके आध्यात्मिक उनका जो स्थान है काफ़ी ऊंचा है उनका, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सतनामी समाज कितना डिसाइड कर पाएगा वहाँ पर? देखिए, पाटन में तीसरा सबसे बड़ा समाज सतनामी समाज है। लगभग 25,000 के आसपास उनके वोट हैं, और हर गांव में सतनामी समाज का अपनी एक जनसंख्या मिलती है। पाटन के इतिहास को अपन नजर डालें तो भूपेश बघेल के साथ सतनामी समाज का एक विवाद हुआ था। एक सम्मेलन में गुरु घासीदास के जो चित्र थे उसको पैरों से रौंदा गया था। उसके बाद से पाटन क्षेत्र में काफ़ी बवाल हुआ था, और उस साल 2008 के चुनाव में सतनामी समाज विजय बघेल के साथ चला गया था, जिसके चलते भूपेश बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा था जी। तो इस बार भी लोगों में सतनामी समाज की जो रुझान है उसको लेकर बहुत लोगों में तरह तरह के कयास हैं, परंतु मेरा मानना है कि जिस तरह से अमित जोगी वहाँ आए हैं, मुझे लगता है कि अमित जोगी पाटन क्षेत्र में बहुत कुछ कर पाए हैं। मेरा अपना मानना है कि अमित जोगी को तो सतनामी समाज का ही माना जाता है, क्योंकि उनकी जो उनका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को जो फर्जी बता दिया गया, न्यायालय की ओर से बता दिया गया, जब उनको नकली आदिवासी की तोहमत लगी जो कि कहीं ना कहीं सिद्ध पाई गई, उसके बाद क्या लगता है कि वो सतनामी समाज का झुकाव कहीं थोड़ा बहुत भी उनको मिलेगा अमित जोगी को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से वो पैराशूट लैंडिंग किए पाटन में, इसके पहले उनका या कोई संपर्क होता, कोई टीम होती, तो मैं जरूर मानता कि वो एक निश्चित वोट खाली चर्चा में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। अब मैं इसके बाद दूसरी सीट पे आता हूँ। दूसरी सीट है साजा की। दोनों ही क्षेत्रों में आपका एक खासा प्रभाव रहा है और आपने काफ़ी काम किया है, जैसे हमारे पास जानकारी है। साजा के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। रविंद्र चौबे वहाँ 9वीं बार मैदान में, वो वहाँ से 7 बार जीत चुके हैं। 2013 से 18 के बीच वो पराजित हुए थे और नहीं थे वहाँ पे, 5 साल वो विधायक नहीं थे। अब जो चुनाव हो रहा है, भुवनेश्वर हत्याकांड के बाद अनजान सा जो गांव था बीरनपुर, वो चर्चा में आ गया। उनके पिता ईश्वर साहू जो मेहनत मजदूरी करते थे, बताया जाता है कि महाराष्ट्र में रहते थे, छत्तीसगढ़ में उनका रहना भी कम होता था। अब उनको कैंडिडेट बनाया गया, काफ़ी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है। हमने भी उनके साथ कुछ समय बिताया। ग्राउंड पे जाके हमने जो बातों को इकट्ठा किया, वहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ नतीजे चौंकाने वाले होंगे। वहाँ ईश्वर साहू की स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो पवन भाई, छत्तीसगढ़ में इस बार 2 सीट, कवर्धा और साजा, ये जो 2 सीट है सीधा हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा गया है। भाजपा ने वहाँ हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब धार्मिक विभाजन करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अब ये कितना सफल होता है ये तो खैर चुनाव परिणाम 3 तारीख को ही पता चलेगा, परंतु जो संकेत हैं कि जिस तरह से गरीब परिवार के बहुत ही साधारण आदमी, एक मजदूर वर्ग के आदमी को जिस तरह से भाजपा ने मैदान पे उतारा है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश दिया है। रविंद्र चौबे और उनके परिवार का पिछले 5 दशक से साझा क्षेत्र में कब्जा रहा है। एक ही बार रविंद्र चौबे हारे हैं वहाँ पे। पिछली बार वो बहुत शानदार तरीके से जीतकर वापसी किए थे, परंतु इस बार जो बीच में भी चुनाव से पहले जो संकेत आते रहे हैं उनकी बीमारी को लेकर, उनकी सक्रियता को लेकर, और जो संकेत मिलते रहे हैं, इस बार रविंद्र चौबे के लिए वो सीट थोड़ा सा टफ है। और भाजपा ने बीरनपुर कांड के बाद जिस तरह से वहाँ मोर्चा संभाला पूरे प्रदेश इकाई से लेकर,
वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, तो निश्चित रूप से वहाँ रवींद्र चौबे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, हार और जीत के बारे में क्या कहना है? मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से समाज के निम्न तबकों का रुझान भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के साथ दिखा है, मुझे लगता है कि कोई चौंकाने वाला नतीजा जरूर रहेगा वहाँ। चौंकाने का आशय तो यही निकाला जा सकता है कि वो जीत सकते हैं ईश्वर साहू। मैंने बातचीत की थी वहाँ साहू समाज से, लोधी समाज से, जो दो बड़ा सामाजिक वर्ग है वहाँ पे, समाज के प्रमुखों से मेरी चर्चा हुई। ऐसा लगा कि शुरुआत हम लोग मिड में भी गए थे, आखिरी में कुछ चमत्कार हो जाए तो खैर दूसरी बात है। मैं बात करता हूँ कवर्धा की। कवर्धा में जो एक घटना घटी और एक तारीख जो वहाँ के इतिहास में दर्ज हो गई, 3 अक्टूबर 2021 की, जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ, और उसके बाद 2 दिन बाद 5 अक्टूबर 2021 को वहाँ दंगा फसाद हुआ। उसके बाद पहली बार कर्फ्यू की नौबत आई और आमतौर पे वहाँ शंकराचार्य जी का लगातार प्रवास होता रहा है। इसे धर्मनगरी कहा जाता है। एक विशेष महत्व है कवर्धा का, और उसी कवर्धा में एक मुस्लिम व्यक्ति जो मौदापारा से चलकर आता है और वहाँ लगभग 60,000 वोटों से 2018 का चुनाव जीतता है। अब चुनाव के बाद सारी स्थितियाँ सबके सामने हैं, ग्राउंड पर सर्वे हो चुके हैं, सिर्फ मतगणना बाकी है। मुझे बताएंगे विजय शर्मा जो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है, प्रदेश महासचिव हैं, टक्कर तो दमदारी की थी, लेकिन आपके पास क्या आकलन है इसका? कवर्धा के चुनाव पर पवन जी पूरे प्रदेश की निगाह है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी सीट है जहां एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा है कांग्रेस के सिंबल से। जिस घटना की आपने जिक्र किया, उसने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में कवर्धा पूरे क्षेत्र को बहुत आंदोलित किया उसने। और जो वहाँ से सूचनाएं आती रही हैं उस घटना के बाद से कवर्धा और आसपास के गांव में तो एक तरह से हिंदुत्व की सुनामी चल रही थी, और वो चुनाव आते आते पूरे अपने उफान पर था। और जो मैंने मतदान के बाद जो मैंने वहाँ से फीडबैक लिया, तो वहाँ मुझे जो फीडबैक मिला है वो लगभग ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पर मोहम्मद अकबर इस बार चुनाव हार चुके हैं। ये एक बड़ी गहरी बात आपने कही। हमने शहरी मतदाताओं से बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि विजय शर्मा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जब हम गए ग्राउंड पे तो वहाँ पे कुछ मिली जुली राय जरूर थी। और ये बताया गया है कि जब ये घटना हुई भगवा ध्वज के अपमान की, 2 महीने तक ये वहाँ पे उपद्रव चलता रहा और कुछ काफ़ी इसकी संख्या में लोग जेल में थे। 100 के आसपास हिंदूवादियों को जेल में डाला गया था और मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों को भी कुछ समय के लिए जेल में रखा गया था। इसके बाद ये घटना पूरा इसका समापन एक तरह से पटाक्षेप करने की कोशिश हुई 10 दिसंबर 2021 को, जब वहाँ पे 108 फीट का या उसी के आसपास का एक बड़ा भगवा ध्वज लगाया गया। उसके पहले 6 दिसंबर 2021 को भी हिंदूवादियों ने वहाँ पर भगवा ध्वज लगाया था। यानी दिसंबर के बाद जनवरी 2022 से लेकर के जो मोहम्मद अकबर को भी एक बात समझ में आ गई कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं, तो उन्होंने ग्राउंड पे कुछ काम किया, उसका असर कुछ दिख रहा था। ऐसा लगता है कि वो स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी थी, जो चुनाव के दौरान भी हमें देखने को मिली। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल पूरा छत्तीसगढ़ में। सुनिए, कवर्धा को लेकर मैं जो एकदम सीधा रिजल्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, इस कारण कर रहा हूँ, मुझे जो फीडबैक मिला कि कवर्धा क्षेत्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक कवर्धा ब्लॉक जिसमें कवर्धा शहर और आसपास के ग्रामीण, दूसरा सहसपुर लोहारा ब्लॉक और तीसरा बोल्डा ब्लॉक। जी, मैंने वहाँ के पत्रकारों से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से और मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे जो मैंने फीडबैक लिया है, तो मुझे जो फीडबैक मिला वो ये था कि बोल्डा क्षेत्र में तो अकबर नो डाउट पहले जैसे ही 70-30 के रेशियो में है। वहाँ 70% अकबर और 30% बीजेपी को रहेगा। कवर्धा शहर और आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पर मैंने जो फीडबैक मुझे मिला उसमें ये था 60-40 का, कि 60% विजय शर्मा के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में, 40% अकबर की तरफ। बिल्कुल कुछ ऐसे ही इसके आसपास। और सहसपुर लोहारा में जो मुझे फीडबैक मिला है ये है कि भाजपा के पक्ष में 70-30। उसका कारण है सहसपुर लोहारा में जो पिछड़ गए अकबर, वहाँ जो राजा जो आप पार्टी से लड़ रहे थे, उन्होंने एक तो मोहम्मद अकबर के जो कार्यकर्ता थे उसको जंगल पट्टी में घुसने ही नहीं दिया, एक। दूसरी बात, उन्होंने जितने भी वोट बटोरे हैं या काटे हैं वो सीधा सीधा मोहम्मद अकबर के वोटों पे ही उन्होंने
काटा है। इस कारण लोग मान के चल रहे हैं कि मोहम्मद अकबर बहुत ही कमजोर स्थिति में उस ब्लॉक में। तो ये जो फीडबैक के आधार पर मैं बोलने की मतलब स्थिति में वहाँ ऐसे जानकारी थी कि लोहारा क्षेत्र में कई गांव खुद को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल और मुहिम से आगे बढ़ रहे थे और हिंदू गांव बनाने के लिए बाकायदा तहसीलदार को ज्ञापन दे रहे थे, ऑफिशियली रैली निकाली जा रही थी। एक माहौल वहाँ हिंदुत्व का बना था और उस क्षेत्र से वहाँ के सांसद भी आते हैं, संतोष पांडे, उनका वहाँ मूल निवास भी है, पैतृक निवास भी है और इसका काफ़ी असर पड़ेगा। ये 3 मैं विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जिसकी खासी चर्चा हो रही है। अब मैं बात करता हूँ कि और आप मुझे बताइए कि एग्जिट पोल तो 30 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद आ जाएंगे। आज तारीख है 28 बिल्कुल और समय बहुत कम है। अब हमारे दर्शकों को तो बता देंगे कि 90 विधानसभा सीटों में आपको क्या लग रहा है, आकलन आपका क्या लगता है? मेरा अपना आकलन मानना है कि इस बार भाजपा ने जितनी दमदारी से और जितने व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ा है तो छत्तीसगढ़ के परिणाम निश्चित रूप से चौंकाने वाले आने वाले हैं। चौंकाने का आशय सीधा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पलड़ा मुझे भाजपा का भारी दिख रहा है। वो संख्या कहाँ तक जाकर रुकेगी ये मैं दावे के साथ नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि बीजेपी 40 के नीचे नहीं रहेगी। 40 के नीचे नहीं रहेगी। कुछ लोग राजनीतिक गलियारों में मजाके तौर पे कहते हैं कि अगर 40 भी ला दे तो फिर दिल्ली वाले मोटा भाई अपना कुछ काम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी बड़ी चर्चा है जी, क्योंकि भाजपा इस तरह के कई प्रयोग दूसरे प्रदेशों में कर चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में उसको दोहराया जाए, है ना। अगर मैं पुराने इतिहास की बात करूं, 2003 से लेके भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ शासन आया तो 2.5% जो वोट ज़्यादा लेकर के आई थी, तब एनसीपी की अहम भूमिका थी। विद्याचंद्र शुक्ला लोग 7% से ज़्यादा वोट लेके आए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं रही थी। जो चुनाव को मगर वोटिंग परसेंट की बात करूं, हालांकि सीट 10-11 सीटों का अंतर जरूर रहा, कभी 1.42%, 1.5% के आसपास। और जो पिछला जो चुनाव था इसके पहले, जो 2018 के पहले 2013 की मैं बात करूं तो 0.72% भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए थे कांग्रेस से। हालांकि 2018 में जो कुछ हुआ इसका अंदाज़ा तो खुद भाजपा के रणनीतिकारों को भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10% का अंतर है, और न कांग्रेस ऐसा मान के चल रही थी कि कांग्रेस को 68 सीट मिल जाएगी, वो भी उस हाल में जब अमित शाह दावा कर रहे थे 65+ का नारा दे रहे थे। अब कांग्रेस दे रही 75+ का। ये 75+ में क्या सच्चाई लग रही है आपको? नहीं, 75+ एक सिर्फ चुनावी नारा है, ये हकीकत के कहीं आसपास नहीं है। जो चुनाव के दौरान जो मंजर दिखा है पूरे 90 सीटों पे नेक टू नेक फाइट, लगभग जहाँ से भी फीडबैक मिलता था नेक टू नेक फाइट। और प्रथम चरण के 20 सीटों के में मतदान के बाद जो फीडबैक आया है ना, वो तो बहुत ही चौंकाने वाला था कि भाजपा वहाँ वन साइडेड एक तरह से उसकी सुनामी है फर्स्ट फेज में। तो यदि कहीं उसमें सच्चाई होगी तो उसका असर सेकंड फेज के 70 सीटों पर भी निश्चित रूप से पड़ा होगा। और यही कारण है कि भाजपा के पक्ष में एक जो रुझान दिख रहा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी मान के चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का परिणाम कुछ भी हो सकता है। पहले जो राष्ट्रीय चैनल के लोग जो वन साइड चुनाव मान के चलते थे, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ इजी सरकार बना रही है, अब उनके भी स्वर बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका एक बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सब्जबाग दिखाया है, दिग्भ्रमित किया है, और उनके साथ उन्होंने एक चुनावी वादा किया है, उसमें भाजपा सफल नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है? महतारी वंदन योजना की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिससे अपना मास्टर स्ट्रोक मांग के चल रही है। मैंने जो पता किया है पवन भाई, भाजपा के प्रत्याशियों से मेरी जो बात हुई, प्रत्याशियों से उनका यह कहना है कि 3 मुद्दे चले हैं इस चुनाव में। एक तो महतारी वंदन योजना, दूसरा मोदी जी का चेहरा, और तीसरा ये दारी नहीं साहबो बदल के रही। अच्छा, नारे ने काम किया, इस नारे ने बहुत इफेक्ट किया है और इसके चलते वो लोग बड़े उत्साहित हैं। और जो आप महतारी वंदन योजना को लेकर बात करो, यदि ये प्रभावी नहीं होता मैदान पे तो भूपेश बघेल को दीपावली के दिन है ना, बगैर पार्टी को पूछे बुला के घोषणा नहीं करनी पड़ती कि हम 15,000 देंगे। तो सीधी बात है कि इस मुद्दे ने जमीन पे काम किया है, और भाजपा तो मान के चल रही है कि ये हमारे सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे ने क्लिक किया है। जी। तो
कुछ मुद्दों के अलावा कुछ ऐसे विषय थे जिसने माहौल बनाया। जब हम गौठानों तक जाते थे तो खाली गौठान खास करके ग्रामीण मतदाताओं को, जो आमतौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं माने जाते या ज़्यादा जागरूक नहीं माने जाते, वो भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि गौठानों की स्थिति क्या है। उसके बाद इस बीच महादेव सट्टा घोटाले का एक इशू आया और उसके बाद पता चला कि हाँ 508 करोड़ रुपए लिखित में ईडी ने बाकायदा पेपर देकर ये समझाने की कोशिश की कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, नाम लेके बात की। और उसके अलावा उससे पहले जब सरकार के दो आईएएस और खासकर सीएम की उप सचिव जब जेल में हों तो आम जनता लगातार ऐसे आरोपों के बाद खुद निर्णय लेने की स्थिति में आ जाती है, जिसका असर साफ तौर पर चुनाव पर दिख रहा है। चुनावी परिचर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि बेहतर चुनाव के साथ बेहतर लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अनिल जी आपका धन्यवाद। और मेरा आम दर्शकों से भी आग्रह है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मजबूती मिलती है, ताकि हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। नमस्कार।